नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थियों और वो लोग जो वीडियो देखते हैं और मेरे पास अपनी संभावनाएं और सुझाव पहुंचाते हैं। आज की हमारी कविता का शीर्षक है सिंदूर तिलकित भाल, जो प्रगतिवाद के प्रवर्तक कवियों में से एक नागार्जुन द्वारा रचित है। नागार्जुन का अलग से परिचय का 20 नंबर का निबंधात्मक प्रश्न बनेगा। इनको लेकर के जो कुछ भी मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था, अकाल और उसके बाद कविता के साथ, वो बिल्कुल सच था। जिन लोगों को लगता है कि कपोल कल्पनाएं होती हैं, शोषण की कथाएं, उनके लिए सब स्वनाम धन्य कवि, साहित्यकार, महान आत्माएं क्लीन चिट प्राप्त है। उनमें से नागार्जुन भी एक है। आप कह सकते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फायदा, लेकिन जो जीवित है, जिसको अपने साथ हुए अन्याय की कहानी कहने भर से कटघरे में खड़ा कर दिया गया, उसके बारे में नहीं सोचना पाप है, अत्याचार है। फिर से एक बार और, जो चले गए वो तो चले गए, उनके साथ उनकी कथाएं चलेगी, उनकी दुर्वासनाएं, दुर्व्यवहार चले गए। दुख और अफसोस तो उनके लिए है जो रह गए। जो रह गए उनके बारे में जो जिंदा है वही सोचेंगे। जिनकी सिर्फ सांसें चल रही है, लेकिन शोषण की कथाओं पर रेशमी पर्दे लगा देते हैं, वो मरे हुए लोग हैं। मरे हुए लोग अन्याय की बात नहीं करते, न्याय की बात नहीं करते, वो कैसी भी बात ही नहीं करते। वो अतीत जीवी होते हैं, विश्व गुरु की पिनक में ऊँघते हैं। मुझे पता है मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी। हिटलर भी बहुत लोगों को बहुत पसंद था। जर्मनी वालों को लगता था कि उनसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन 15 साल बाद खुद की जान खुद को लेनी पड़ी। इसलिए कितना भी गलत कर दीजिए, सच बड़ा क्रूर होता है। 7 तालों को तोड़कर, अनगिनत कब्रों को चीर फाड़ कर वापस बाहर निकल आता है। कम होते हैं सच बोलने वाले, लेकिन होते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो उम्मीद जगाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। सब सच्चाइयों के बावजूद भी हमें कविताओं के सौंदर्य को जानना है, सिलेबस का हिस्सा है, उत्तर देना है। तारीफ लायक कविता है। पुरुषों के लिए प्रेमिकाएं अलग होती हैं, पत्नियां अलग होती हैं, लेकिन प्रगतिवादी कवियों ने पत्नी में प्रेमिकाओं को देखा है, और इसलिए उनकी कविताओं की जो रोमानियत है वो घास के जितनी, दूब के जितनी नरम, कोमल, चिकनी, और उतनी ही अपनी है, उतनी ही सच्ची है। इस कविता में कवि प्रवास में है। बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए थे नागार्जुन, और जीवन के कुछ साल श्रीलंका में गुजारे थे। संभवतः उसी दौरान लिखी गई होगी। कवि अपनी पत्नी को याद करता है, और जिस भाव से याद करता है, जिस प्रेरणा से याद करता है, जिस शिद्दत से याद करता है, वो पत्नियों के लिए गौरव करने वाली बात हो सकती है। क्योंकि इस देश में पत्नियां व्हाट्सएप के चुटकुलों में जगह पाती है अपने बड़बोलेपन के लिए। जहां पति खुश है कि वो मायके जा रही है, जहां पति दुखी है कि वो उनसे बर्तन धुलवाती है, सच इनसे परे होता है। वैसी स्थिति में यह कविता एक फुहार की तरह से लगती है, मीठी लगती है, अच्छी लगती है, सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू वाली लगती है। घोर निर्जन में परिस्थितियों ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। हो गया हूं मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ ना विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं इसके पास, फिर उठेगा कहां से नहीं श्वास।
मैंने साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति सभी के स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूं मैं नहीं पाषाण। याद आते स्वजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृत में आंख, स्मृति विहंगम की कभी थमने न देगी पांख। याद आता मुझे अपना वह तिरौनी गांव, याद आती लीचियां में आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान धन्य, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखान, याद आते शस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम, याद आते वेणुवन में नीलिमा के नीले अति अभिराम। धन्य वे जिनके मृदु पंख हुए थे मेरे लिए पर्यंक, धन्य वे जिनकी उपज के भाग अन्न पानी और भाजी साग, फूल फलों कंद मूल अनेक विदु मधुमास, विपुल उनका ऋण सदा सकता न मैं दसमांश। ओहो यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज। धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ नहीं मैं असहाय, यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। सुनोगी तुम तो उठेगी हूँ, मैं रहूंगा सामने तस्वीर में प्रमुख। चांदन में पश्चिमांश समान, लालिमा का जब करुण आख्यान, सुना करता हूँ सुमुखी उस काल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। ये सिंदूर तिलकित भाल संपूर्ण कविता है, जिसका पहले मैंने पाठ किया। अब क्रमशः इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। घोर निर्जन में परिस्थितियों ने दिया है डाल, बौद्ध विहार में है, जनजीवन से दूर है, सामान्य दिनचर्या बाधित है, कदाचित वनवास है, जंगल प्रवास, सभ्यता भीड़ भाड़ लोगों से दूर। ऐसे में कवि को अपनी पत्नी का सिंदूर तिलकित भाल याद आता है, यानी वो माथा जिसने सिंदूर लगा है। यानी कवि परंपरा पोषी भी है। ऐसे तो विध्वंसक माने जाते हैं, क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं, लेकिन होता है बहुत लोगों को, कितनी भी क्रांति आ जाए, सौंदर्य के उपमान के रूप में पुरानी परंपराएं प्रिय होती हैं। कवि को सिंदूर लगा हुआ अपनी पत्नी का माथा याद आ रहा है। अब प्रश्नवाचक शैली में कविता आगे बढ़ती है। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए ना समाज? ऐसा व्यक्ति कौन है जिसको समाज नहीं चाहिए? हम लोग कितने भी बुद्धिजीवी हो जाएं, अलग हो जाएं, लेकिन अपने जैसे लोग, चंद लोग, दो चार लोग जिनके साथ उठना बैठना अच्छा लगे, बातचीत की जा सके, हंसना और रोना थोड़ा आसान हो जाए, ऐसे लोग सबको चाहिए। कौन है वह जिसको नहीं पड़ता एक दूसरे से काज? फिर से सवाल कि ऐसा कौन है जिसको एक दूसरे से तो काम ही नहीं पड़े? चाहिए किसको नहीं सहयोग? अपने काम में मदद, अपने काम में सहयोग, कोई मुसीबत आने पे हाथ बटाना, कोई समस्या आने पे निदान और समाधान, किसको नहीं चाहिए? मतलब सबको चाहिए। ये जो सवाल होते हैं इनका जवाब लगभग हाँ में होता है। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास? किसको सहयोग नहीं चाहिए और किसको सहवास, यानी साथ में रहना, मित्रों का साथ, प्रेयसी को प्रेयसी का साथ, प्रेयसी को प्रियतम का साथ, प्रियतम को प्रियतम का साथ, प्रियतम को प्रेयसी का साथ। So many dimensions of love। किसी भी रूप में किसी न किसी का साथ तो हमें चाहिए ही होता है। कवि ये कह रहे हैं कि कौन है जिसको समाज नहीं चाहिए, कौन है जिसको सहयोग नहीं चाहिए, कौन है जिसको एक दूसरे से काम नहीं पड़ता? कौन चाहेगा कि उसके शून्य में टकराए या उच्छ्वास? कौन होगा जो चाहेगा कि वो जब पुकारे किसी को
तो उसकी पुकार उसी तक लौट आए। वो इतना अकेला हो कि वो आवाज़ लगाए और वो आवाज़ खामोशी में ही गूंज कर उसी तक वापस आ जाए, वो आवाज़ किसी के दिल तक नहीं पहुँचे। ऐसा कौन हो? यानी कोई नहीं चाहता कि वो आवाज़ लगाए तो किसी तक नहीं पहुँचे। सब चाहते हैं कि किसी तक, और किसी तक किस तक, जिस तक वो पहुँचाना चाहते हैं आवाज़ ज़रूर पहुँचे। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। कभी आगे याद दिलाते हैं कि पत्थर वो भी नहीं हुए हैं, कि भावनाएं उगना बंद हो गई हैं। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह नहीं कुछ विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। मैं ऐसा पत्थर नहीं हूँ कि रास्ते में आया तो किसी ने साइड कर दिया और ठोकर मारी तो वो पलट के पूछेगा नहीं क्या बात है। यानी लोग धोखा देंगे तो दुख होगा, कोई गले लगाएगा तो आत्मीयता का आभास होगा, अच्छा लगेगा। वेदना ही नहीं है उसके पास, फिर उठेगा कहाँ से उच्छ्वास? कि ऐसा नहीं है कि कभी के मन में कोई वेदना है ही नहीं तो उच्छ्वास कहाँ से उठेगा। यानी दुख तकलीफ है, इसलिए लंबी सांस भी लेते हैं, आहें भी भरते हैं। मैं नहीं साधारण सचेतन जंतु, मैं साधारण नहीं हूँ, चेतना शून्य नहीं हूँ, सचेतन जंतु। जंतु यानी पशु, मैं नहीं से सोशल एनिमल। आदमी पशु है, बस वो रैशनल एनिमल, विवेक है उसमें। बाकी खाना पीना, भय, मैथुन दोनों में सेम है। तो कवि कहते हैं कि वो एकदम साधारण नहीं है, गए बीते नहीं है, उनमें चेतना है, विवेक शक्ति है, ऐसा कवि कह रहे हैं। यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, अब जो विवेकशील होता है उसमें हाँ ना, क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा कर लेता हूँ किंतु ऐसा कैसे होगा, लेकिन मैं करूँ कि नहीं करूँ, ये सवाल आते ही रहते हैं। आज हम लोग इतना ही करेंगे, इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक की कविता से आप जुड़े होंगे, आपको अपनी लगी होगी। अगर आप लोगों को बात समझ में आ जाए, मेरी भावनाएं आप तक पहुँच जाए तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है। बने रहिए, देखते रहिए। टेक केयर।